बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का हमने एक नया टॉपिक शुरू किया आपकी बुक का। क्लास 8 की इंग्लिश बुक है और यूनिट नंबर 7 शुरू हो चुका है। इस यूनिट नंबर का नेम है आपका रुडयार्ड किपलिंग। ओके, पहले मैं इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, इसके बाद जो है मैं कम्प्लीटली एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स वो डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा। अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर ओपन करें तो आपको सब क्वेश्चन आंसर में जितने भी यूनिट्स हैं उसकी तरह आपको नज़र आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, फिर नीचे लिखा होगा रीडिंग फॉर डिटेल्स। स्टूडेंट्स, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 3 से 4 क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके जो पुराने पेपर हैं उनमें भी आए हैं और ये फिर भी आ सकते हैं। यही इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। मेरे इस वीडियो में मेन मकसद आपको मीनिंग के साथ समझाना होता है। हु का मतलब आप सब जानते होंगे कौन, पोएम का मतलब आप सब जानते हैं नज़म, स्पीकर के आपको मैं उर्दू में मीनिंग बता दूं, ये कहते हैं मुकल्लम को या मुतकल्लिम को। क्या कहते हैं? मुतकल्लिम को उर्दू में। इंग्लिश का जो स्पीकर है उसको उर्दू में मुतकल्लिम कहते हैं, यानी बात करने वाला। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, के इस पोएम का जो है वो मुतकल्लिम कौन है। The writer रुडयार्ड किपलिंग himself in the speaker of the poem। जो राइटर है रुडयार्ड किपलिंग वो इसका जो है खुद ही मुतकल्लिम है इस पोएम का। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द स्पीकर एड्रेसिंग। एड्रेस के स्टूडेंट्स 2 मीनिंग्स हैं। एक एड्रेस वो जो आप पता, किसी को पता लिख के दें, एड्रेस वगैरह, एक एड्रेस वो है, और एक एड्रेस का मतलब है ख़िताब करना। इन द स्पीकर एड्रेसिंग समवन इन पार्टिकुलर और इज़ इट फॉर एवरीवन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पीकर है मुतकल्लिम वो ख़िताब कर रहा है किसी एक के साथ, समवन इन पार्टिकुलर इस पूरी नज़म में किसी एक की तरफ ख़िताब कर रहा है, या इज़ इट फॉर एवरीवन या सब के साथ ख़िताब कर रहा है। इस क्वेश्चन का कुछ मतलब इस तरह है। अब आंसर देखते हैं। ही इज़, अब उसकी तरफ एड्रेस है, ही इज़ एड्रेसिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन का मतलब क्या है कि वो किसी एक ख़ास शख्सियत से जो है इस नज़म में मुखातिब है। ही इज़ बिलोव्ड सन, वो उसका प्यारा बेटा है। ही इज़ गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, जो उसे अमन की जो है एडवाइस या नसीहत कर रहा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग फॉर मीनिंग्स में पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली 2 लाइनों में जो पोएम है उसने कौन सा मैसेज जो है वो कन्वे किया है, हमारे तक पहुंचाया है। अब यहाँ पे इसका आंसर है वो देखते हैं। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम की यानी नज़म की पहली 2 लाइनों में द अथर जो है वो मुसन्निफ़ को कहते हैं। बीइंग अ फादर, एक बाप होने के नाते। यहाँ पे मैं आपको एक और बीइंग के मतलब भी सिखा दूँ स्टूडेंट्स, ये आप जहन नशीन कर लें, आपको बहुत काम आएंगे। बीइंग के वैसे मतलब जारी सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो और पैसिव में भी इस्तेमाल होता है, यानी कोई काम हो रहा हो उसको है, उसके लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। मगर एक बीइंग का एक और इस्तेमाल है और आपको बहुत काम आएगा, इसको जहन नशीन कर लें। देखिए, आपने कहा होगा यार बाप होने के नाते, माँ होने के नाते, सुना होगा बहुत ज़्यादा। ये नाते उस चीज़ के होने के नाते, बाप होने के नाते, माँ होने के नाते, भाई होने के नाते उसने ये काम किया, बाप होने के नाते उसने फ़ीस दी, माँ होने के नाते उसने सुबह नाश्ता बनाया। इस तरह इसके लिए आप क्या इस्तेमाल होंगे? बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ सन, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ। किसी चीज़ के नाते होने के लिए आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके लिए मैंने एक और इंग्लिश में एक नया वर्ड्स भी आपको बता दिया है कि आप जब किसी चीज़ में सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे यार फलाने होने के नाते, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बीइंग। ये कह रहा है कि बीइंग अ फादर, बाप होने के नाते, एड्रेस हिज सन, अपने बेटे से खिताब करता है, सेइंग और कहता है, डैड ही शुड कीप क्लेम इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, के उसे जो है वो अपनी ज़िंदगी के हर हालात को
क्लेम यानी मद्देनज़र रखना चाहिए। यू शुड नॉट लॉस यूर टेम्परेमेंट। टेम्परेमेंट कहते हैं मिजाज को, कि उसे अपना मिजाज नहीं खोना चाहिए। इवन यहाँ तक कि इफ़ अदर आर ब्लेमिंग यू फॉर यूर फॉल्ट, यहाँ तक कि जो दूसरे हैं वो तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें जो है वो ब्लेम करे, आपने फिर भी अपना मिजाज नहीं खोना। ये पहली 2 लाइनों का जो पोएम में मैंने आपको खुलासा बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीडिंग फॉर मीनिंग में, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज गिवन इन द लाइन 7 ऑफ द पोएम। अगर लाइन 7 ऑफ पोएम में आप देखें तो उसमें वो कह रहा है कि कौन सा मैसेज दिया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो पोएम में जो मैसेज दिया गया है वो बेसिकली बुक में इस पोएम का शामिल करना निसाब में, वो ये मैसेज हमारे लिए भी है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है कि हम इन पे अमल करें। वो कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ द पोएम। ये जो नज़म की सबसे बेहतरीन लाइन है। इन विच का मतलब है जिसमें द पोएट किपलिंग एडवाइस हिज सन, जो शायर है वो अपने बेटे को नसीहत देता है। और ही सेज, वो कहता है, अगर, इफ़ का मतलब है अगर, सम वन डज एनी बैड टू हिम और स्पीक लाई अगेंस्ट हिम, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और झूठ बोले तुम्हारे लिए, ही शुड नॉट बैड इज इन रिटर्न, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसे जो है ना उसके साथ जो है वो जवाब में उसके साथ बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये थे स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है। 1 में सिर्फ वेकेबलरी थी। आप अपने बुक का पेज नंबर ओपन कर लेंगे, अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा। यूनिट नंबर आपका है रुडयार्ड क्लिपिंग। ये है क्वेश्चन है इसमें, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। आप सबसे पहले आप ये समझ लें कि फाइंड को उर्दू में क्या बोलते हैं, मालूम करना। साथ आपसे पूछा है एंटोनिम्स का मतलब है मुतज़ाद, और दीज वर्ड यानी ये अल्फाज, इशारा किया गया है इन अल्फाज, नीचे अल्फाज दिए गए हैं। एक्सरसाइज पहले से बुक पे सॉल्व थी, मैं आपको सिर्फ समझा लेता हूँ। पहला इसमें पूछा गया कि मिस ट्रस्ट, आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहला जो है वो है मिस ट्रस्ट, और साथ ही लिखा हुआ है ट्रस्ट। अब मिस ट्रस्ट का मतलब स्टूडेंट्स बदगुमानी, उर्दू में जिसको आप कहते हैं बदगुमानी, यानी शक करना, किसी पे शक करना या बदगुमानी हो किसी के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, मिस ट्रस्ट कहते हैं। और ट्रस्ट का मतलब जो है वो है एतबार, किसी पे एतबार हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे समझ चुके होंगे कि एंटोनिम्स का मतलब मुतज़ाद, यानी ऐसे अल्फाज जिनका आप उलट बताएं, मुतज़ाद बताएं। दूसरे में आप देखें स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लव। लव हम जानते हैं कहते हैं मोहब्बत को कहते हैं, और हेट नफ़रत। ब्रेक तोड़ना, ज्वाइन जो है वो जोड़ना, स्टॉप जो है वो रुकना, मूव हरकत करना। वाइज नेकी, विर्चू जो है वो स्टूडेंट्स हम वाइज बुराई को कहते हैं, और विर्चू जो हम नेकी को कहते हैं। ट्रुथ जो है ये सच को बोलते हैं, लाई झूठ हो गया। अनवाइज जो है वो नादान को कहते हैं, वाइज जो है अक्लमंद को कहते हैं। विन जो है वो जीतने को कहते हैं, लॉस जो है हारने को कहते हैं। गेन जो है स्टूडेंट्स वो हासिल करने को कहते हैं, लॉस जो है वो नुकसान खोने को कहते हैं। फ्रेंड जो है हम दोस्तों को कहते हैं, और फोज जो है ये हम दुश्मन को कहते हैं। यहाँ पे आप इनिमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आखिरी जो है वो है ट्रियम्फ। ये स्टूडेंट्स हम कहते हैं फ़तेह को, फ़ातेह जो है उसको फ़तेह कहते हैं। डिफीट जो है उसके 2 मायने आते हैं, एक आते हैं फ़तेह, दूसरा है शिकस्त। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप एंटोनिम्स समझ चुके होंगे। अब करते हैं कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसके सिनोनिम्स हैं। पहला जो लफ्ज़ है स्टूडेंट्स को गौर से देखें, अगर आप अपनी डिक्शनरी ओपन करें या मोबाइल में आप देखें, यहाँ पे लफ्ज़ है बी एयर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कुछ इस तरह, बी एयर। अब ये स्टूडेंट्स इसके 2 मीनिंग बनते हैं। अगर आप इसको नाउन में देखे जाएं तो इसको रिच कहते हैं, रिच। और BEER जो है वो शराब को कहते हैं, और BEAR जो है इसके 2 नाम बनते हैं। एक होता है अगर नाउन में हो तो ये रिच है, और अगर नाउन में ना हो वर्ब में हो स्टूडेंट्स तो ये क्या है, ये है अपना
यानी बर्दाश्त करना। और फेस का मतलब जो है वैसे तो चेहरा है, मगर जब आप इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में देखेंगे या बुक्स में देखेंगे, फेस यानी किसी का सामना करना। वो कहते हैं ना कि यार उसका सामना कर रहा है, फेस टू फेस। यहाँ पे फेस का मतलब है किसी का सामना करना। अब ईयर का जो है वो बर्दाश्त करना, यानी बर्दाश्त करना और फेस बिल्कुल सिनोनिम जो हैं वो इसके मुतरादिफ हैं, इसका मिलते जुलते अल्फाज हैं, फेस यानी सामना करना। दूसरा है क्राउड, जो है वो गैदरिंग को कहते हैं, हजूम को कहते हैं। गैदर भी जो है वो भी हजूम को कहते हैं। हर्ट जो है स्टूडेंट्स वो ज़ख्मी को कहते हैं। इंजरी जो है वो भी चोट लग जाना वगैरह इनके मानों में आता है। विर्चू जो है स्टूडेंट्स इस तरह अपना ये भी नेकी को कहते हैं और पीठ भी हम सुन नेकी को कहते हैं। अब फोर्स है, ये भी हम दुश्मन को कहते हैं और इनिमीज भी हम दुश्मन को कहते हैं। ट्रियम्फ जो है वो हम फतेह को कहते हैं। और कंकर भी जो है, कंकर अपने पबजी गेम में खेलते होंगे इसमें से बहुत ज़्यादा, कंकर जो है फातेह को हम भी कंकर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट नंबर 7, पेज नंबर 75 ओपन कर लें। जब पेज नंबर 75 स्टूडेंट्स आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर टॉप में एक क्वेश्चन नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है, लुक एट द वर्ड क्लाउड एंड राइट 7 क्वालिटीज़ दैट यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। वो आपको कह रहे हैं कि लुक द एट वर्ड क्लाउड, जो अल्फाज को जो क्लाउड है, एक पिक्चर दी गई है, आप अपनी बुक में देखें। फिर आपको कह रहे हैं कि राइट 7 क्वालिटीज़, ऐसे 7 क्वालिटीज़ लिखें जो यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके ख़्याल से जो है वो एक कामयाब आदमी के लिए एक कामयाब आदमी बना सकें। ऐसी 7 क्वालिटीज़, इसमें वेकेबलरी दी गई है। इस पिक्चर को आप अपनी बुक में देखें तो इन वेकेबलरी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए 7 सेंटेंस लिख लिए, आप अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, गो टू राइट कोर्स, सीधे रास्ते पर चलो। जो सीधा रास्ता है उसको अडॉप्ट करें और उस पर चलें। ये जो आपका अपना ये वेकेबलरी भी मैंने इसी क्राउड में से ली है। दूसरे पे है स्टूडेंट्स, अडॉप्ट गुड थिंग्स, जो है वो अच्छी सोच को अपनाएं, अच्छी सोच को अपनाएं, बुरे नेगेटिव बातें ना सोचें, गुड जो थिंग्स है आपकी अच्छी सोच है उसको अपनाएं। तीसरे नंबर पे है, टॉक टू क्राउड, हजूम से जो है वो बात करें, इस इंसान का टैलेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ नंबर पे है स्टूडेंट्स, डोंट टेल लाइस, झूठ मत बोलें। पाँचवें नंबर पे है, हैव हाई ड्रीम्स, ऊंचे ख्वाब देखें, जो आपके बस में भी ना हो फिर भी आप ऊंचे ख्वाब देखें। ट्राई अचीव गोल्स, अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए कोशिश करें। स्पीक द ट्रुथ, और सच बोलें। ये 7 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है उस पर अमल करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में भी आ जाएगी और आने वाले वक्त में भी आपके लिए आसानी होगी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें लिखा है, पिक आउट एट लीस्ट 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन from the poem and try to put them in the relevant categories given below। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया, अगर मैं इसको उर्दू ट्रांसलेशन करूँ, वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो नज़म है इसमें से 5 जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो पिक करें, उठाएं, और इसको जो ऊपर जो आपको एक क्या दिया गया है, रिलेवेंट कैटेगरीज़ दी गई हैं, आपको पेज नंबर 77 में ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें जो है मुतल्लिका में इसको फिल कर लें। यहाँ पे फीलिंग भी लिखा हुआ है, स्टेट भी, इमोशन, क्वालिटीज़, कंसेप्ट, आइडियाज़, इवेंट, डिफरेंस में लिखा हुआ है। इसमें आप 5 जो हैं अपने उसमें से उठा के यहाँ पे पुट कर लें। स्टूडेंट्स, ये आप तब भी कर सकेंगे कि जब आपको पहचान हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। आप सब जानते हैं कि नाउन क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं आपको आज इसकी वीडियो में बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। चलें शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ। चलें शुरू करते हैं कि नाउन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप नाउन समझ लें कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं, आपको पता भी होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, कि किसी चीज़, जगह वगैरह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब इसके पार्ट्स हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है कॉन्क्रीट नाउन।
हमारा जो आज का टॉपिक है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में है, मगर मैं आपको कंक्रीट नाउन समझा दूंगा तो ये दोनों जो है आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा और कंक्रीट नाउन भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने से पहले कंक्रीट नाउन समझना थोड़ा लाजमी है, क्योंकि जब आप कंक्रीट नाउन समझ जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप इसको ऑटोमेटिकली जो है वो 80% तक तो समझ ही जाएंगे। स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन कौन कौन से नाउन है? आपको अगर मैं उर्दू में इसकी डेफिनेशन बताऊं, कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स हैं जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, इन पे बैठ सकते हैं। ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। हमें जो नज़र आते हैं अपनी आंखों पर उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल हो गया चेयर, हम इस पे बैठ भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं इसे। टेबल हो गया, इस तरह विंडो होगी, खिड़की होगी और गिलास, शीशे वगैरह, कुछ भी गिलास, कुछ भी ETC वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से जो नाउन हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं। टॉपिक जो है हमारा है मेन वो आज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन तो आपका क्लियर हो गया, इसकी ये डेफिनेशन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं कि ये क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक वर्ड है डिस्क्राइबिंग अ क्वालिटी, कंसेप्ट, एन आइडिया, एन इवेंट और एनीथिंग विच इज़ नॉट कंक्रीट। अब आप डेफिनेशन में से इसको समझ चुके होंगे, मैं एक थोड़ा ट्रांसलेट कर लेता हूँ। कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक वर्ड है जिसमें हम कंसेप्ट, नज़रिया, आइडिया भी नज़रिया, इवेंट जो है किसी उसको प्रोग्राम वगैरह वो कहते हैं, और एनीथिंग विच इज़ नॉट कंक्रीट, जो कंक्रीट ना हो। अवर 5 फिजिकल सेंस कैन नॉट डिटेक्ट, हमारे जो 5 फिजिकल सेंस हैं उसको कैन नॉट डिटेक्ट ना कर सकें, उसको मालूम ना कर सकें। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी, हम देख भी नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, स्मेल भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, हेयर भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है स्टूडेंट्स, डाउट, रिस्क, ब्लेम, ट्रस्ट, हेट, ETC वगैरह वगैरह। अब देखें, डाउट जो है ये शक को कहते हैं, ये एक नाउन है। अब जो शक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको किसी के बारे में शक हो, अब ना आप शक को देख सकते हैं, ना आप शक को सुन सकते हैं, आपको सिर्फ शक वो किताब में लिखा हुआ नज़र आएगा। ये एक वो जो नाम है इसको आप ना देख सकते हैं, ना आप इसको टच कर सकते हैं, ना आप इसको सूंघ सकते हैं। रिस्क जो है, जो ख़तरा है, ना आप ख़तरे को जो है देख सकते हैं, ना ख़तरे को आप सूंघ सकते हैं। ब्लेम जो है स्टूडेंट्स, इल्ज़ाम जो है, कभी आपने इल्ज़ाम देखा है? कभी आपने जो है वो सुना ही होगा, यार मुझ पे इल्ज़ाम लग गए, ना इल्ज़ाम को आप जो है टच कर सकते हैं। ट्रस्ट जो है वो एतबार है। इस तरह हेट वगैरह, नफ़रत वगैरह। अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दोनों आप समझ चुके होंगे कि कंक्रीट नाउन जो है वो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठा सकते हैं वगैरह वगैरह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये वो नाउन है स्टूडेंट जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं सूंघ सकते हैं, नहीं हाथ लगा सकते हैं। और जो है ये ऐसे एक नाउन्स को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इजीली इसको समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आज चलें समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। जो टॉपिक है हमारा वो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। आप सब जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो जुमले को कहते हैं। पहले जब भी कोई चीज़ समझते हैं, फर्स्ट सबसे पहले आप उसको मीनिंग उसकी समझ लें तो आपका जो है कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स 20 से 30% तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। कंपाउंड ज़्यादातर आपने जनरल साइंस में इसको सुना होगा। कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों का एक साथ मिल के जो चीज़ बने उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। आपने जनरल साइंस में कंपाउंड मिक्सचर्स के नाम से ये लफ्ज़ देखा होगा, सुना भी होगा। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस भी कुछ इसी तरह ही है कि ये दो जुमले हैं, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, वो जब मिलते हैं तो कंप्लीट एक सेंस तैयार होता है कि जुमले में, कि वो जुमले की जो बात है वो कंप्लीट समझ में आ जाती है कि भाई ये काम वो कर रहा था। पहले जुमले में हमसे ये समझ आती वो ये काम कर रहा था, और जो दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये काम ये क्यों कर रहा था। फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, और मैं एक और एग्ज़ाम्पल उर्दू में यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि देखें, मैं अब आपसे कहूँ कि मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ, अपने जो बूट हैं वो शूज़ ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना कह दिया, मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ। अब क्यों ढूंढ रहा हूँ, साथ ही अगर मैं आपको कंप्लीट कर दूँ कि मैं बाहर वॉक पे जा सकूँ या मैं रनिंग के लिए जा सकूँ,
तो आप अब समझ चुके होंगे कि मैंने पहले सेंटेंस बोला कि मैं अपने शूज़ ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहा हूँ? कि मैं बाहर वॉक पे जा सकूँ। तो ये दोनों सेंटेंस जब आपस में मिलेंगे तो स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं? कंपाउंड क्लास। 40% तक तो आप समझ चुके होंगे। अब डेफिनेशंस में इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। डेफिनेशन जो मैंने समझाई है ये भी कुछ इसी तरह ही है। अ कंपाउंड सेंटेंस एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। क्लास के बारे में आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ऑब्जेक्ट जो है उसका बेशक जिक्र ना हो इसके अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो अकेले में भी एक जुमले का काम कर सकता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट इज़ कंप्लीट आइडिया। अ कंपाउंड सेंटेंस ज्वाइन टू और मोर सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास डेट हैव रिलेटेड आइडिया ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंट यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैं अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूँ तो इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि आप जो है एक सेंटेंस अगर बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास में, उसको कंप्लीट करने के लिए आप दूसरा सेंटेंस बोलेंगे तो वो कंप्लीट सेंस क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं बूट ढूंढ रहा हूँ। किस लिए बूट ढूंढ रहा हूँ? कि भाई वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस में ये तीन जो हैं ये आप नोट कर लें। बट एंड और का इस्तेमाल होता है, लेकिन और या आर या वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोटेड की हुई है, आप देख लें, इसको मेंशन है यहाँ पे। ही ईट्स फ्रूट। ही ईट्स फ्रूट, वो जो है वो फल खाता है। ही वुड नॉट ईट वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं खाता। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में अगर इसको सही तरीके से इसको लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा। ही ईट्स फ्रूट, वो सब्जियां खाता है, लेकिन बट ही वुड नॉट ईट वेजिटेबल, लेकिन वो सब्जियां नहीं खाता। अब आप समझ चुके होंगे कि वो फ्रूट्स खाता है लेकिन वो सब्जियां नहीं खाता। इस तरह सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी दो जुमले इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ मिल के एक कंप्लीट सेंस बनाएं। बात समझने, आप उसको कंप्लीटली समझ जाएं उस बात को कि यार ये काम ये कर रहा है मगर इसके साथ कोई और काम भी कर रहा होगा, वो कंप्लीट आप समझ जाएं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप जो हैं कंपाउंड सेंटेंस को बहुत इजीली समझ चुके होंगे। चलें, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का जो क्वेश्चन है 77 पेज नंबर के ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन के में आपसे पूछा ही ये गया था कि आप जो है वो अबाउ देख लें, गिव अबाउ कैटेगरीज, जिसमें आपको कहा था पिक आउट एटलीस्ट 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द पोएम एंड ट्राई टू पुट देम इन द रिलेवेंट कैटेगरीज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। इसमें आपको मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। फीलिंग है, स्टेट्स है, इमोशन है, क्वालिटीज़ है, कंसेप्ट है, आइडियाज़ है और इवेंट है। आपको कहा गया था कि आप उस जो पोएम है, नज़म है रुडयार्ड किपलिंग, इसमें से जो है वो कुछ नाउन्स उठाएं। मैंने इसमें से थोड़े बहुत नाउन उठाए हैं। ये एक है डाउट, रिस्क, ब्लेम, हेट, ये इमोशंस में आता है। क्वालिटीज़ जो है वो ट्रस्ट है, विर्चू, फजीलत, ये भी नेकी को भी कहते हैं, फजीलत को भी कहते हैं, ये जो है ये क्वालिटीज़ में आते हैं। और जो इवेंट्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि इवेंट में एडवेंचर है, फ्यूचर है और चाइल्डहुड यूज पहले से आपको दिए गए। यहाँ पे आप एक और मेंशन कर लेंगे, ट्रिम्प, जिसे हम फाते भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर भी हो चुके हैं और आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ भी चुके होंगे। चलिए अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको आपकी बुक में से एक डेफिनेशन समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किसके बारे में है और इसमें क्या कहा गया है और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज नंबर 78 ओपन कर लें। ऊपर टॉप में आपको नज़र आएगा ओड वर्ड्स। चलिए समझते हैं अब ये है क्या। ओड वर्ड्स आर वर्ड which look like plurals but means totally different things, ideas and concepts। वो कह रहा है कि ओड जो वर्ड्स हैं ये अल्फाज हैं जो प्लूरल की तरह, लाइक यहाँ पे पसंद करने के मानी नहीं है। यहाँ पे लाइक जो है दो मानी आते हैं, एक इसके पसंद करने के आते हैं, ये मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। एक है कि इसकी तरह, लाइक प्लूरल की तरह जो जमा है उसकी तरह जो है दिखाई देते हैं, लेकिन मीन टोटली डिफरेंट है। मतलब जो है वो इनका बिल्कुल मुख्तलिफ है।
आइडियाज़ भी मुख्तलिफ है और कंसेप्ट यानी नज़रिया भी मुख्तलिफ है। नीचे देखें, नीचे लिखा है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल इज़ टू ऐड एस और ई एस। वो कह रहे हैं कि हम जो है बहुत से जो है कॉमन वे, जो आसान तरीका है जब हम चेंज करते हैं किसी भी नाउन को, तो हम उसके साथ और एस और ई एस का इजाफा कर लेते हैं तो सिंगुलर से क्या हो जाता है, वो यानी प्लूरल यानी जमा हो जाता है एट द एंड ऑफ नाउन, वर्ड के आखिर में। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि बॉय, अब बॉय एक लड़का है, साथ BOYS बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़के। बस जो है स्टूडेंट्स एक बस होगी, बसेस ज़्यादा बसेस ETC वगैरह। ये तो आप सब जानते हैं कि जमा के लिए वर्ड नाउन के आखिर में एस और ES लगा दें। मगर आगे वो कह रहे हैं कि देयर आर सम वर्ड्स, ये कुछ अल्फाज हैं डैट मीन डिफरेंट थिंग्स, जिनके जो है वो मतलब जो है वो डिफरेंट है। क्यों, कब डिफरेंट हो जाते हैं, व्हेन, जब हम दे टेक एन एस, जब हम इनके एंड में जो है एस लगाएं तो इनके मतलब चेंज हो जाते हैं। ये जमा में नहीं जाते, ये इनके मतलब भी चेंज हो जाते हैं। सम इवन बिकम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, लुक एट दिस एग्जाम्पल। नीचे आपको एग्जाम्पल दी है, अब मैं आपको थोड़ा सा खुलासे में समझा देता हूँ। देखें, वो इस जो डेफिनेशन है कंप्लीट खुलासा जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि नाउन जो है स्टूडेंट्स यानी नाम, जगह, चीज़, किसी वगैरह का नाम, उसके साथ हम एंड में अगर एस लगा दें तो वो जमा में हो जाता है। किसी के साथ ES लगता है और किसी के साथ IES लग जाता है। वो मैंने एक आपको पढ़ाया हुआ है, आप अगर मेरे इंग्लिश ग्रामर में बेसिक वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। मगर जो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि इन्हीं कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके अगर आप एंड में लगा दें एस या उनको जमा में तब्दील करने की कोशिश करें तो वो जमा में नहीं जाएंगे, उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे, वो सेंटेंस में उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। वो मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में, कंप्लीट तक लास्ट तक देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, बुक का पेज नंबर 78 ओपन रखें अगर आपको नहीं नज़र आता। आपको 8 नंबर क्वेश्चन में नजर आएगा मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे एक चार्ट दिया गया स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा तो आप ऐसे कर लें, ये नीचे चार्ट को देख लें। चार्ट में जो है वो कहा गया है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मेरे ख्याल से कोई 6 वर्ड्स हैं या 5। इनके साथ जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी बहुत मीनिंग्स लिखी हैं, सेंटेंस नहीं बनाए। और आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछेगी कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए अल्फाज के जो है वो आप जुमलों में सेंटेंस बनाएं। अब देखें, पहला जो है वो है गट। अगर इसकी मीनिंग की जाए तो इसको स्टोमेच भी कहते हैं और बेली भी कहते हैं। स्टोमेच जो है हम साइंसी अल्फाज में मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेली जो है वो हम पेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक और लफ्ज़ है वो टिमी, वो भी हम पेट को कहते हैं। आपने ज़्यादातर बेली जो है वो नाम सुना होगा। ये अरब की तरफ जो बेली है वो वर्ड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, बेली डांस उसको कहा जाता है। चलें, वो अलग बात है। अब गुड जो है स्टूडेंट्स या गट जो है इसको भी बेली यानी स्टोमेच की मीनिंग्स में आता है, आपको समझा दिया है। मगर मैं आपको और डिटेल के साथ इसकी मीनिंग समझाता हूँ। इसको आंतड़े भी कहते हैं। आंतड़े समझे नहीं समझे होंगे मुझे, अब आपको मैं और एक्सप्लेन से समझाता हूँ। ओजड़ी, आपने नाम सुना होगा, ओजड़ी देखी भी होगी आपने दुकानों में, ओजड़ी। अब कुर्बानी में जब जानवर कट जाते हैं, बकरा हो, बैल हो, उसके पेट में से जो चीज़ें बाहर आती हैं, ओजड़ी होगी, आंतड़ें, बेसिकली गट स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप बहुत डिटेल के साथ समझ चुके होंगे। अब अगर इस गट के साथ एस का इजाफा कर लें, साथ दूसरे में देखें गट्स, अब ये नहीं होगा कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि ओजड़ियाँ, वो काम ख़राब हो रहा है वहाँ पे, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है। उसका मीनिंग चेंज हो गया है, उसका मीनिंग बन गया है ब्रेवरी यानी बहादुरी और डिटर्मिनेशन, खुद एतमादी या खुद मुख्तियारी आप कह दें। अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई यानी हिम्मत। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको चार्ट को समझ चुके होंगे और ये 1 बाय 1 करके जो है वो सारे दिए गए हैं। और मैं अब आपको इसके सेंटेंस कराता हूँ और सेंटेंस में मैं आपको डिटेल के साथ ये और डिटेल के साथ समझा दूँगा। चलें शुरू करते हैं। गट, ही हैव फीलिंग पेन इन हिज गट, जो है वो जो है अपने गट यानी ओजड़ी कह दें यानी आंतड़ों में यानी पेट के अंदर जो है वो दर्द महसूस कर रहा है। अब साथ गट्स लगा दें, आई डोंट हैव द गट्स टू डू इट। गट्स मतलब बहादुरी, हिम्मत।
अब वो कह रहा है कि दूसरे इसमें मीनिंग ही चेंज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने की हिम्मत ही नहीं है। वो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप तो समझ चुके होंगे। एक गट जो है वो उसका मतलब ओजड़ी है, साथ एस लग गया तो वो हिम्मत बन गया। और सेंटेंस में देख लें कि मुझे ये काम करने की हिम्मत ही नहीं है। और अगर आप उसकी तरह समझें कि ये ओजड़ियाँ हैं तो उसका जब मतलब ये बन जाएगा मुझे ये ओजड़ियाँ करने की हिम्मत ही नहीं है, तो सेंटेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। दूसरा है हमारे पास एयर। आप सब जानते होंगे कि एयर किसे कहते हैं। एयर हवा को कहते हैं। अब सेंटेंस में देख लें, द सन एंड द एयर, सूरज और हवा आर द लॉर्ड्स ट्रांस गिफ्ट्स, खुदा की नेमतें हैं। अब एक और चीज़ आपको सेंटेंस में स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, गौर से देख लें, ये आपको बहुत काम आएंगी। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वर्ड्स होता है, साथ ऊपर जो है उसके कामा लगा होता है, इसको कामा ही कहते हैं। सो सॉरी, आप चेक कर लेना, मैं भूल चुका है इस टाइम। और साथ फिर एस का इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये क्या होता है? ये एस जब अगर कामा लगा हो किसी वर्ड्स के साथ और साथ फिर एस लगा हो शुरू में, तो इसके मीनिंग जमा नहीं होते स्टूडेंट्स। ये का के की का काम करता है, यानी खुदा की, यानी खुदा की, यानी खुदा का। ये क्या करता है? का के की का काम करता है। ये मैंने आपको एक और चीज़ सिखा दी है। जब ऐसे इस्तेमाल करें, यानी इमरान का, अली का, उस्मान का, गाड़ी का, सोफ़े का, बेड का, वगैरह वगैरह, का के की के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी सेंटेंस में आप देख लें, हवा और सूरज जो है अल्लाह की नेमत है, यानी अल्लाह का तोहफ़ा है। गिफ्ट्स मतलब अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके से को ट्रांसलेट करें तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। चलें, अब दूसरा जो है वो है एयर्स। अब साथ आपने एस लगा दिए तो उसका मतलब जो है वो हवाएं नहीं होगी स्टूडेंट्स। इसका मतलब बन गया है कि बीइंग प्राउड और शो ऑफ समथिंग, अपने आप पे जो है वो अकड़, हिम्मत, वो अकड़ मानों में आप इसको ले लें, अकड़। अब सेंटेंस में देख लें, दे वर डिसप्लीज्ड विद हर हॉटी एयर्स, वो जो हैं वो इसकी अकड़ की हवाओं से, एयर्स यानी अकड़ से जो है वो क्या है, नाखुश हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसको समझ चुके होंगे। दूसरा देखें, ब्रेन। सब जानते हैं भाई ब्रेन किसको कहते हैं, दिमाग। सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, एम्फसाइज द ब्रेन, दिमाग पे जोर डालो। सेंटेंस क्लियर हो गया। अब ब्रेन के साथ एस का इस्तेमाल हुआ तो स्टूडेंट्स ये दिमागें नहीं हुई। मैं अब आपको बहुत डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, ये दिमागें नहीं हुई। इसका ये वर्ड्स, ये जो कॉपी में दिए गए हैं आपको बुक में 6-7 वर्ड्स हैं, ये याद कर लें। ये कभी कभी आपको आगे फंसा देंगे बहुत ज़्यादा। जब आपको इंग्लिश लिखें, नोट लिखें तो ये वर्ड्स आपको फंसा देंगे, ये याद कर लें। अब ये जो दूसरा ब्रेन्स है ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं अ क्लेवर पर्सन, यानी शातर, हु सप्लाई द आइडिया एंड प्लान्स ऑफ फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये ब्रेन्स उस शातर शख्स को कहा जाता है कि जो है किसी भी ग्रुप को या किसी जमात को जो है वो मशवरे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या किसी ऑफिस में कमांडेड या ज़िला का कमिश्नर हो गया, वो कमांड्स देता है, उसको हम ब्रेन्स कह सकते हैं। अब देखें, शी हैज़ द ब्रेन्स बिहाइंड देयर सक्सेस, इनकी कामयाबी के पीछे उसके क्या था? उसका दिमाग था, यानी उसकी जो है वो क्लेवर पर्सन था। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप भी ये सेंटेंस समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा शुरू करते हैं, वाटर। वाटर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पानी। आप सब जानते होंगे। अ स्टिक वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वो जो स्टिक है वो पानी के ऊपर जो है, यानी लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। अब वाटर साथ एस लगा तो इसका मतलब भी स्टूडेंट्स उसी अल्फाज में चले जाते हैं, यानी पानी। आई वाटर्स द प्लांट डेली, मैं जो हूँ वो पौधों को पानी दे रहा हूँ। इस तरह दूसरे में देखने के लिए डैमेज। डैमेज कहते हैं हम नुकसान को। द सिटी सिट्यूटेड हैवी डैमेज ड्यूरिंग द वार, जो जंग के दौरान जो है वो शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। मगर साथ डैमेजेस आप लगा देंगे तो ये इसके अगर मीनिंग्स बनते हैं, गौर से देखें तो नुकसानात भी बनते हैं, मगर इसके थोड़े बहुत सेंटेंस से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके मतलब मुआवजा, हर्जाना। द जज अवॉर्डेड देम 2 लाख इन डैमेजेस, उसने, जज ने जो है उसको 2 लाख रुपए का हर्जाना दिया।
हर जाने के लिए डैमेजेस का मतलब हर जाना भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे। और ओड जो है ये आपके एग्जाम्पल है, ये आपने खुद करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में तो मैंने आपको अभी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले ही मैंने कंपाउंड सेंटेंस आपसे डिस्कस कर लिए थे कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 4 से एग्जांपल जो सिर्फ मेंशन की हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, बकाया आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जो पूछा गया वो कह रहा है कि क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंस बाय कंबाइनिंग द सिंपल सेंटेंस गिवन बिलो, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड और बट। वो कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और इसका में इस्तेमाल करें एंड और बट का। कंपाउंड सेंटेंस तो मैंने आपको पहले बता दिए थे कि जब जो चीज़ें मिलकर, दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलकर एक सेंटेंस बनाए जिसको कम्प्लीटली शक्ल दी जाए और दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। पहली एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके पास कि ताहिर लव्स टू प्ले बैडमिंटन, कि ताहिर जो है वो बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। ताहिर डज नॉट हैव बैडमिंटन रैकेट, ताहिर के पास बैडमिंटन रैकेट नहीं है। अब ये दो सेंटेंस हैं, इसमें दोनों दफ़ा ताहिर ताहिर इस्तेमाल किया है। अब आप इसको एक खूबसूरत से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे तब्दील करेंगे वो मैंने नीचे एग्जांपल मेंशन कर ली है। वो कह रहे हैं कि शुरू में आप लिखेंगे ताहिर लव्स टू प्ले बैडमिंटन, भाई ताहिर को जो है बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ अब आप कंपाउंड करेंगे, इसी के मुतालिक जो है एक और सेंटेंस साथ इंडिपेंडेंट क्लास शामिल करके इसको कंप्लीट करेंगे। बट लेकिन ही डज़ नॉट हैव बैडमिंटन रैकेट, लेकिन उसके पास बैडमिंटन यानी रैकेट जो है वो नहीं है। एक एग्जांपल हुई। दूसरी एग्जांपल है जॉन लव टू वॉच द मूवी ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एक मूवी का नेम है। जॉन लव टू ईट पॉपकॉर्न। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ये जो है वो खूबसूरत नहीं नज़र आया, इसको खूबसूरत करते हैं। जॉन लव टू वॉच द मूवी, जॉन जो है वो मूवी को पसंद करता है। भाई बात क्लियर हो गई है पहली। ट्रांसफार्मर मूवी का नाम जो है वो ट्रांसफार्मर। और ही लव टू ईट पॉपकॉर्न। अब लाजमी बात है कि जब मूवी और पॉपकॉर्न का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जुड़ता है, जब आप मूवी देखते हैं या तो आप पॉपकॉर्न खाते हैं या तो आप पेप्सी पीते हैं, कुछ ना कुछ आप जो है वो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, मूवी इंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि जॉन को जो है वो ट्रांसफार्मर मूवी देखना पसंद है और उसे पॉपकॉर्न खाना भी पसंद है। नंबर 3 पे एग्जांपल है देयर आर 65 डेज़ इन द ईयर, कि साल में 365 दिन होते हैं। देयर आर 66 डेज़ इन द लीप ईयर, और लीप साल में कितने दिन होते हैं? 366 ईयर डेज़ होते हैं। ये लीप ईयर स्टूडेंट्स क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ये आप नोट भी कर लें। ये दरअसल 4 साल बाद आता है, कम से कम 4 साल बाद, और इसके अंदर 366 डेज़ होते हैं। और इसमें फरवरी जो होती है, फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का एक महीना होता है, जिसकी वजह से ये पूरे साल में क्या होता है 366 डेज़ बना लेता है और ये 4 साल बाद आता है। इसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। ये इंग्लिश कैलेंडर जो है उसमें ये शामिल है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को कि देयर आर 65 डेज़ इन द ईयर, या अब यहाँ पे देयर आप हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर 366 डेज़ इन द लीप ईयर। और वो कह रहा है कि 365 दिन जो है वो एक साल में होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। यहाँ पे आप देयर हटा लेंगे। और दूसरी मैं एक और बात यहाँ पर फिर मेंशन कर लेता हूँ शुरू में। देखें ताहिर ताहिर 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, इसको खूबसूरत शक्ल देंगे, तो फिर आप बार बार ताहिर 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 ये करता है, ताहिर ये करता है, ताहिर वो करता है, ये नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे भाई एक बार शुरू में स्टार्ट में हमेशा ताहिर एक बार, फिर उसके बाद आप ही अगर लड़की है तो शी का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये मैंने मेंशन कर लिया, बकाया आपने खुद करना है कि सबा नीड्स टू स्टडी हार्डर, सबा को सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है।
सबा विल नॉट ग्रेजुएट दिस ईयर, सबा जो है वो इस साल ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। सबा नीड्स टू हार्डर स्टडी, बात ख़त्म हो गई है। सबा को जो है वो सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है शी विल नॉट ग्रेजुएट दिस ईयर। यहाँ पे आप और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी विल नॉट। अब सबा दोबारा आप नहीं लिखेंगे, आप जो है एक बार सबा स्टार्ट में आ गया, अब आप उसकी तरफ इशारा करेंगे शी विल नॉट ग्रेजुएट दिस ईयर, वो इस साल ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स, आपका जो कंपाउंड सेंटेंस थे ये तो मैंने आपको डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके समझा दिए हैं। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है कि कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बाय पुटिंग द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको दो किस्म के सेंटेंस दिए गए हैं। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेंसेस, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है कंप्लीट, ये आपको तभी आ सकते हैं कि जब आपको जो है वो ग्रामर की पहचान हो। इसमें ज़्यादातर जो ग्रामर की पहचान इस्तेमाल हुई है, जो ग्रामर इस्तेमाल हुआ है इसमें टेंसेस में, वो स्टूडेंट्स टेंस इस्तेमाल हुआ है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि फ़्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, दे के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और आई और वी के साथ जो है स्टूडेंट्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शेल का इस्तेमाल करते हैं। और विल और शेल का अगर उर्दू में मीनिंग देखे जाएँ तो स्टूडेंट्स दोनों का मतलब है गा गे गी। जुमले के आखिर में गा गे गी आए तो ये जो हमारे हैं विल शेल फ्यूचर के सेंटेंस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये काम करेगा, मैं कल सोऊंगा, मैं कल लाहौर जाऊंगा। अब एंड में देखें गा गा गा। ऐसे काम जो आपने फ्यूचर में करना हो और बात आप उसकी कर रहे हो, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने टेंसेस कराए हुए हैं, 12 आप वीडियो देख सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें समझा लेता हूँ, पहले 2 एग्जांपल्स, और आप उन्हें कॉपी पे नोट कर लें और आपको समझ भी जाएंगे। मैंने सारे जो है ना कम्प्लीटली फुलफिल भी किए हुए। देखें, इफ़ यू डैश सेंड दिस लेटर नाउ। सेंड जो है वो पहले लिखा हुआ है, सेंड का मतलब है भेजना, दिस का मतलब ये लेटर आप सब जानते हैं ख़त, और नाउ का मतलब जो है अभी। इफ़ का मतलब अगर, अगर ये तुम लेटर, अगर वो कह रहा है कि अगर तुम ये ख़त अभी भेजते हो। अब ये जो टेंस है ये स्टूडेंट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अभी भेजते हो। शी विल रिसीव इट टुमारो, तो वो जो है अब जिसकी तरफ इशारा किया गया, लाजिमी बात है जब आप ख़त अभी भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट कल करेगी। शी विल रिसीव टुमारो, तो वो इसे कल रिसीव करेगी, कल उसको ये लेटर मिलेगा। दूसरा एग्जांपल समझ लें, इफ़ यू बाय अ टॉय कार, अगर तुम एक खिलौना गाड़ी ख़रीदते हो। यू विल गेट एन अदर फ्री, तो तुम्हें एक और मुफ्त में मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब एंड में देखें मिल जाएगा, तो ये प्रेजेंट के बाद जो है वो डायरेक्ट फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब आप कोई काम करते हैं तो साथ आप टेंस के निशान को भी देखें कि वो टेंस में कहना क्या जा रहा है। कि अगर मिसाल के तौर पे अभी आप ये ख़त भेजोगे तो लाजिम बात है वो कल, कल मतलब टुमारो, वो जब टुमारो इस्तेमाल होगी तो कल के लिए जो आने वाले फ्यूचर को वक्त है उसके लिए विल का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।